उत्तक टिश्यूज। हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरफ के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एवं निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण हैं। जो कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक उत्तक का निर्माण करती हैं। क्या पौधे और जंतु एक ही तरफ के उत्तक से बने होते हैं? आइए हम संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, ये गति नहीं करते चूंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधे की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के लिए प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधे के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे उत्तक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के उत्तकों, पादप उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभाज्योत्तक तथा अस्थायी उत्तक। जंतु में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अंगों और अंग तंत्रों की संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक ओर पौधे के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम उत्तकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रश्न: उत्तक क्या है? बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक का क्या उपयोग है? पादप उत्तक, विभाज्योत्तक। चित्र जार 1 और जार 2 में प्याज के मूल में वृद्धि दिखाई गई है। क्रियाकलाप 6.1। 2 शीशे की जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब 2 प्याज लेते हैं और दोनों जारों में एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र 6.1 में दिखाया गया है। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूल की लंबाई मापते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज के मूल के चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाई का 5
5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि के माप को नीचे दी गई तालिका में लिखें। लंबाई 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जार 1 जार 2 का। उपरोक्त के निरीक्षण को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबाई है? हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या यह वृद्धि करती है? हम जब जार 2 में रखी प्याज की मूल की ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देगी। क्यों? पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभाजित मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी कहा जाता है। ये विभाजित ऊतक किसी भाग में स्थित हैं। विभाजित ऊतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्ष स्तर, कैम्बियम, पार्श्वीय तथा अंतःविष्टि भागों में वर्गीकृत किया जाता है। चित्र 6.2 विभाज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्योतक की तरह होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती हैं इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये एक दूसरे ऊतकों के घटक के रूप में विभाजित हो जाती हैं। शीर्ष स्तंभ विभाज्योतक, अंतःविशिष्ट विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक। किसी पौधे में विभाज्योतक की स्थिति। परोह की शीर्ष स्थल विभाज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक कैम्बियम के कारण होती है। अंतों में पार्श्व संधियों के पास पाए जाते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसधानी नहीं होती। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। अस्थायी ऊतक विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाज्योतक होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का विकास करती हैं। क्रियाकलाप 6.2 पौधे के तने को लीजिए तथा अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन काटिए। पतले सेक्शन काट लेने के बाद आप चित्र में बने तने के सेक्शन काटिए। ऐसे काटा जाता है। इसके बाद इसमें ट्राइकोम म्यूसिलैगिनस केनाल और क्यूटिकिल देखते हैं। उसके बाद एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कोर्टक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल्स, फ्लोम और कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मज्जाकिरण, जाइलम, संवहन बंडल, पीठ देखा जाता है। तने की कटा सेक्शन 6.3 में चित्र में दिखाया गया। अब सभी सेक्शन एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। उसको कवर स्लिप निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें। चित्र 6.3 से इसकी तुलना करें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दें। क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान है? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों हैं? हम पौधों के मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। सरल अस्थायी ऊतक एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। पैरेन्काइमा
सबसे अधिक पाई जाने वाली सरल अस्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। चित्र 6.41। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडार करती हैं। अंतरा कोशिक स्थान दिखाया गया है बीच वाले में। भित्ति की मोटाई, केंद्रक, रसधानी कोशिका भित्री, विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक। ए बारे में पैराकाइमा, अभी बारे में पैराकाइमा कालेरकाइमा दिखाई गई हैं। सी वाले में क्लोरोकाइमा दिखाई गई है, जिसका फर्स्ट वाला अनुप्रस्थ सेक्शन है जो सरल छिद्र युग्म बनाता है। सी का सेकंड वाला जो अनुदैर्ध्य सेक्शन है जो संकीर्ण ल्यूमेन लिमिट मोटी भित्ति दिखती है करती है। कुछ पैरेनकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरोनकाइमा हरित ऊतक कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिका कैविटी होती है, जिसके कारण ये जल में उतराती है। इस प्रकार पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं। पौधे में लचीलेपन का गुण एक अन्य अस्थायी ऊतक कालेनकाइमा के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। चित्र 6.4 भी एक अन्य प्रकार का ऊतक क्लेरेनकाइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है। यह क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली। इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती हैं। ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। चित्र 6.4 सी। यह ऊतक में तने में संमोहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। क्रियाकलाप 6.3 रियो की ताजा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए, इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल जाए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखिए। इसमें कुछ बूंदे सेफ्रेनिन विलयन की डालिए। रक्षित कोशिकाएं एपिडर्मी कोशिका, स्टोमेटा रक्षी कोशिकाएं, द्वार कोशिका तथा एपिडर्मी कोशिकाएं ए वाले में पार्श्व दृश्य दिखाया गया है, बी वाले में पृष्ठ दृश्य दिखाया गया है। कुछ समय लगभग 2 मिनट पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए तथा इसे धीरे से कवर स्लिप से ढकें। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादप में एपिडर्मिस मोटी हो सकती हैं, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवकों के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थानों के अछिन्न परत बनाती हैं। अधिकांश
एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में हमें छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को एटोमेटा कहते हैं। चित्र 6.5 में एस्टोमेटा को तो इस विक्र के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षित कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी एस्टोमेटा के द्वारा होता है। याद रखें, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसी गैस की आवश्यकता होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्धक होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभाज्य ऊतक की एक मिट्टी जो कार्टिकस में होती है, कार्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों चित्र 6.6 के व्यवस्थित होती हैं। इन भित्ति पर सुबरीन नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। छाल कोशिकाएं फटी हुई एपिडर्मिस रच्छी ऊतक 6.6 में दिखाया गया है। जटिल अस्थायी ऊतक। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर चुके हैं, जो कि एक ही तरह की दिखाई देते हैं। साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण है। इन दोनों को समूहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर समूहन बंडल का निर्माण करते हैं। समूहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है, जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम समूहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? जाइलम ट्रैकिड्स वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा चित्र 6.7 ए, बी और सी, और जाइलम ए छिद्र वाले में, ट्रैकिड बी वाले में वाहिका जिसमें छिद्र ऐसे दिखाए गए हैं, सी वाले में केंद्रक कोशिका पैरेन्काइमा दिखाई गई। पर रेशे से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड्स एवं वाहिका की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती हैं और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकिड्स और वाहिकाओं की संरचनाएं नालिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयव चलनी कोशिकाएं, सीवी ट्यूब्स साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चित्र 6.7 डी चालनी नालिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नालिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। चलनी प्लेटें, चलनी नालिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा साथी कोशिका, फ्लोएम सेक्शन दिखाया गया है। चित्र में जटिल ऊतकों के प्रकार चित्र 6.7 में दिखाया गया। प्रश्न, सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं?
का शीर्ष विभाज्य कहाँ पाया जाता है? नारियल का रेशा ऊतक का बना होता है। फ्लोएम के संगठन कौन करता है? जंतु ऊतक। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। अमाशय का चित्र ये दिखाया गया है। चिकने पेशीय रेशे केंद्रक, चिकने पेशीय रेशे कोशिका पेशीय रेशे चित्र 6.8 में आपको दिखाया गया है। 6.8 इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा विक्र तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार तथा पेशीय ऊतक का एपिथीलियमी ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथीलियमी ऊतक कहलाते हैं। एपिथीलियमी शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, विक्र नली आदि सभी एपिथीलियम ऊतक से बने होते हैं। एपिथीलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं, जिसे शलिका, घनाकार और स्तंभनाकार पंचाम्भी विभिन्न प्रकार के एपिथीलियम ऊतक दिखाए गए हैं करती हैं। इन पर चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्ट जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथीलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथीलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथीलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। चित्र दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथीलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नाली का स्तर या कुपिका, जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्यता झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथीलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथीलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल स्तर का सल्की एपिथीलियमी से ढका स्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथीलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथीलियम से बना होता है। त्वचा की एपिथीलियमी कोशिकाएं इनको काटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूंकि ये
कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसीलिए इन्हें इपिथीलियम को स्तरित सल्की इपिथीलियम कहते हैं, जहां अवशोषक एवं स्राव होता है। जैसे आंत के भीतर स्तर लीनिंग में वहां लंबी इपिथीलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार इपिथीलियमी और उदक को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार इपिथीलियमी ऊतक में पच्छाद की सीलिया होते हैं, जो कि इपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर पाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पच्छाम गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के इपिथीलियम को पच्छाम्भी स्तंभाकार इपिथीलियम कहते हैं। घनाकार इपिथीलियम विक्रीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करता है, जहां यह उस यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये इपिथीलियमी कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो इपिथीलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी इपिथीलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथि इपिथीलियम कहलाता है। संयोजी ऊतक रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी ले। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय अधात्री मैट्रिक्स में धंसी होती हैं। चित्र 6.10 यह अधात्री जेली की तरल सघन तथा तरल सघन या कठोर हो सकती हैं। अधात्री की प्राकृतिक विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती हैं। क्रियाकलाप 6.4 रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं की सूक्ष्मदर्शी से देखें। रक्त की तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में सम्मोहन करता है। ये कोशिका द्रव्य केंद्रक, न्यूट्रोफाइल, बहुकेंद्रीय ल्यूकोसाइट, इओसिनियोफिल, क्षारकीय रंजी बेसोफिल्स जो विभिन्न श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट्स, हार्वेयर्स नालिका, उपास्थि अणु, कार्ड्रोसाइट, कचाप, अधात्री, सूक्ष्म नालिका, लाल रक्त कणिकाएं। ए बी सी अलग अलग चित्र। मोट सूक्ष्म बिंदु केंद्रक और केंद्रक, एडिपोसाइट, जाली फाइबर और रेशकोरक, बृहद्भक्षकाणु, कैलोजन फाइबर, समपोषणीय कोश या प्लाज्मा कोशिका। संयोजी ऊतक के प्रकार विभिन्न। ए वाले में विभिन्न रक्त कणिकाएं, बी वाले में संहित अस्थि कच्चाव, उपास्थि, सी वाले में वसामय ऊतक, डी वाले में एरिओर ऊतक, ई वाले में दिखाए गए हैं। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होते हैं। अस्थि कार्यों के लिए इन अणुओं के क्या उपयोग है। अस्थि कोशिकाएं कठोर और धात्री में धंसी होती हैं, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक, जिसे स्नायु अस्थि बांधन तंतु कहते हैं, से जुड़ी होती हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती हैं। एक अन्य प्रकार के संयोजी ऊतक कंडरा टेंडोन है, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि कार्टिलेज एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, जिसमें कोशिकाओं
के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस और धात्रि प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाती हैं। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती हैं। हम कान की उपस्थिति को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए ये दो ऊतक किस प्रकार भिन्न हैं। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नालिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है। वसा का संग्रह करने वाले वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह उसमें कुचालक का कार्य भी करता है। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा मस्क्यूलस फाइबर भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाले प्रोटीन कहते हैं, जिसे संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं तथा हाथ और पैरों में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं तथा या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशियां वॉल्यूंटरी मस्कुलस कहा जाता है। चित्र 6.11 इन पेशियों को कलांतर पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंग में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती है। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नालिका का प्रसार एक संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं हैं। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां चित्र 6.11b अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आंख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनकी आखिरी शिरानुकील तर्करूपी स्पिंडली शेप्ड होता है। ये एक केंद्रीय होती है। इनको अरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है? हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक हृदय पेशी कहा जाता है। चित्र 6.11c हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती हैं। क्रियाकलाप 6.5 विभिन्न प्रकार की पेशीय ऊतक की संरचना की तुलना करें तथा उनके आकार, केंद्रक की संख्या, कोशिका में केंद्रक की स्थिति को नोट करें। रेखित चिकनी हृदय लक्षण: आकार, केंद्र की संख्या, केंद्रों की स्थिति, केंद्रक धारियां, तर्करूपी पेशी कोशिका, केंद्रक धारियां, केंद्रक पेशीय ऊतक में ए वाला रेखित पेशी, बी वाली चिकनी पेशी, सी वाला कार्डिक या हृदयक पेशी कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक: सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र ही उत्तेजित होती हैं और इस पर उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती होती हैं। चित्र 6.12 प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रदब्ध होता है जिसको एक्सन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध
डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। केंद्रक डेंड्राइट तंत्रिकाक्ष कोशिका का न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाले संवेदनों को तंत्रिका स्पंद कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशियों ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजन के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। प्रश्न, सभी उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। न्यूरॉन देखने में कैसा होता है? हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं। एरिओर ऊतक के क्या कार्य हैं? आपने क्या सीखा? ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधे के ऊतक, पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभोजी ऊतक तथा अस्थायी ऊतक। विभोजी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिका ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक विभोजयूतक से बनते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पैरेनकाइमा, कालेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। एपिथीलियमी पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथीलियमी ऊतकों को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रंथिली श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। एरिओरल ऊतक, एडिपोज वासयम ऊतक, अस्थि कंडरा, स्नायु उपास्थि तथा रक्त रुधिर पेशीय ऊतक के रेखित, आरेखित और कार्डिक हृदय पेशीय। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है।